नमस्कार दोस्तों। भारत की प्राचीन सभ्यताओं, महान राजाओं, ज्ञान विज्ञान, संस्कृति, युद्ध नीति और उन रहस्यों की जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। तो चलिए समय की इस यात्रा को शुरू करते हैं। हजारों साल पीछे, करीब 2500 ईसा पूर्व, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी सभ्यता की शुरुआत ही कर रहे थे, तब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये केवल शहर नहीं थे, बल्कि आधुनिक शहरी योजना के उदाहरण थे। पक्की ईंटों के मकान, सीधी और चौड़ी सड़कें, विकसित जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक स्नानागार, अनाज भंडार के बड़े गोदाम। इतना ही नहीं, इन लोगों को व्यापार की भी अच्छी समझ थी। मेसोपोटामिया तक इनका व्यापार होता था। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर के कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिसमें सामान्यतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। सबसे बड़ा रहस्य आज भी है उनकी लिपि, जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। सोचिए, हजारों साल पहले इतना आधुनिक समाज। अब आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह अध्याय जहां ज्ञान ही सबसे बड़ा धन था और सत्य की खोज ही जीवन का लक्ष्य। इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच रहा। इस समय रचे गए 4 वेद। ऋग्वेद, इसमें मिलता है देवताओं की स्तुतियां। सामवेद, सुर और संगीत का अद्भुत संगम। यजुर्वेद, यज्ञ और कर्म का विज्ञान। अथर्ववेद, जीवन, रोग, समाज और मन के रहस्य। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, ये थे ज्ञान, दर्शन और विज्ञान का महासागर। उस समय शिक्षा मिलती थी गुरुकुलों में। शिष्य गुरु के आश्रम में रहते, सेवा करते, अनुशासन सीखते और जिंदगी का असली अर्थ समझते। महान ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र ये सिर्फ विद्वान नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ थे। वैदिक समाज प्रकृति के बेहद करीब था। नदियाँ, सूर्य, अग्नि सब पूजनीय थे। जीवन का मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। यही वह काल था जहाँ कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा जन्मी, जहाँ आत्मा को अमर और शरीर को नाश्वर माना गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्त्रियों को भी शिक्षा और सम्मान प्राप्त था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदेशी महिलाओं ने दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया। समय के साथ उत्तर वैदिक काल आया, राज्य बने, समाज विकसित हुआ। दोस्तों, वैदिक काल केवल इतिहास नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना की जड़ है। योग, ध्यान, आयुर्वेद सबकी नींव इसी युग में रखी गई। यह हमें सिखाता है कि सच्ची प्रगति केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो युगों तक प्रकाश देता है। और इसी ज्ञान के प्रकाश में जब मानव ने केवल आत्मा ही नहीं बल्कि समाज, सत्ता और व्यवस्था को भी समझना शुरू किया, तब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। जंगलों और आश्रमों से निकलकर सभ्यता पहुंची नगरों और राज्यों तक। छोटे छोटे जनपद अब महाजनपद कहलाने लगे। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, राजनीति, शक्ति और साम्राज्य निर्माण की कहानी। और इस परिवर्तन के केंद्र में धीरे धीरे उभरता है एक नाम, मगध। वही मगध जो आगे चलकर पूरे उत्तर भारत की दिशा बदल देता है। यही है हमारी अगली यात्रा, महाजनपद और मगध का उदय। एक ऐसा समय जब छोटे छोटे जनपद धीरे धीरे विशाल राज्यों में बदल रहे थे, जब भारत की ज़मीन पर पहली बार संगठित राजनीति और साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। यही वह दौर था, महाजनपदों का युग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में लगभग 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। इसमें प्रमुख थे काशी, कोशल, वत्स, अवंती। लेकिन इन सब के बीच एक राज्य धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बन रहा था, मगध। अब सवाल उठता है, मगध ही क्यों? मगध की ज़मीन उपजाऊ थी, नदियों का साथ था, गंगा और सोन, लोहे की खदानें पास थीं, जिससे हथियार और औजार मजबूत बने। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के शासक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी थे। बिंबिसार,
मगध का पहला शक्तिशाली राजा। उसने युद्ध और विवाह नीति से अपने राज को फैलाया। फिर आए अजातशत्रु। उन्होंने कई युद्ध तकनीकें अपनाई, राजधानी को मजबूत किया और मगध को अजय बना दिया। धीरे धीरे मगध सिर्फ एक राज नहीं रहा, बल्कि बन गया उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति। महाजनपदों के इस युग में दो नई विचारधाराएं भी जन्मी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यानी यह समय केवल राजनीति बदलाव का नहीं रहा, बल्कि आध्यात्मिक क्रांति का भी था। राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं थीं। कुछ राज्यों में राजा शासन करते थे तो कहीं सभा और समिति निर्णय लेती थी। लेकिन अंततः मगध की शक्ति के सामने बाकी महाजनपद टिक न सके। यही मगध आगे चलकर नंदवंश और फिर मौर्य साम्राज्य की नींव बना, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राटों का उदय हुआ। दोस्तों, महाजनपदों का युग सिर्फ राज्यों की कहानी नहीं है। ये भारत में संगठित सत्ता, राजनीति और साम्राज्य निर्माण की शुरुआत है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में था मगध, जिसने साबित किया कि सही रणनीति, संसाधन और नेतृत्व इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। और जब मगध शक्ति, संसाधन और महत्वाकांक्षा का केंद्र बन चुका था, तब इतिहास को सिर्फ एक शक्तिशाली राज नहीं, बल्कि एक महान साम्राज्य चाहिए था। यहीं पर मंच पर प्रवेश करता है एक असाधारण मस्तिष्क, आचार्य चाणक्य। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि रणनीति और बुद्धि में थी। चाणक्य ने देखा कि बिखरे हुए राज्यों को एक सूत्र में पिरोने का समय आ चुका है, और उस सपने को साकार करने के लिए उसे मिला एक युवक, चंद्रगुप्त मौर्य। एक साधारण युवक लेकिन असाधारण साहस के साथ। चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त का पराक्रम जब एक हुए तो इतिहास ने करवट ली। नंदवंश का अंत हुआ और मगध की जमीन पर उभरा एक नया सूर्य, मौर्य साम्राज्य। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह था राजनीति, कूटनीति और संगठन शक्ति का विस्फोट। जासूसी तंत्र, कर व्यवस्था, सेना का संगठन, हर कदम पर चाणक्य की दूरदृष्टि और चंद्रगुप्त का नेतृत्व साफ दिखाई देता है। और यहीं से भारत ने पहली बार देखा एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि रणनीति से खड़ा हुआ था। मौर्य साम्राज्य के बाद स्वाभाविक रूप से आता है एक नया उत्कर्ष। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एकता और प्रशासन की शक्ति दी। चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त की तलवार ने साम्राज्य की नींव रखी, और अशोक ने उसे नैतिकता और धर्म से सजाया। लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं। मौर्यों के पतन के बाद भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। ऐसा लगा मानो वह विशाल शक्ति अब इतिहास बन जाएगी। तभी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक नया प्रभात हुआ। गंगा के मैदानों से उठी एक नई शक्ति, गुप्त वंश। केवल यह सत्ता की वापसी नहीं थी, यह था संस्कृति, विज्ञान और कला का पुनर्जागरण। यहीं से शुरू होता है गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। समुद्रगुप्त की वीरता, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की वैभवशाली राजधानी और आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों का उदय इस युग को सचमुच स्वर्ण बना देता है। यही वह समय था जब संस्कृत साहित्य अपने शिखर पर पहुंचा। कालिदास की रचनाएं गूंज उठीं। गणित में शून्य और दशमलव की अवधारणा दुनिया को नई दिशा देने लगी। कला, स्थापत्य, विज्ञान, खगोलशास्त्र, हर क्षेत्र में भारत चमक रहा था। यह साम्राज्य तलवार की धार से कम और ज्ञान की चमक से ज़्यादा महान बना। और यही है हमारी अगली ऐतिहासिक यात्रा, गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग, जहाँ भारत केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि विश्व का बौद्धिक मार्गदर्शक बनकर उभरा। और जब गुप्त काल में भारत कला, विज्ञान और संस्कृति में अपने शिखर पर पहुंच चुका था, तब दुनिया ने भारत को सिर्फ एक साम्राज्य के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान के महासागर के रूप में देखना शुरू किया। राजाओं की शक्ति से भी ज़्यादा प्रभावशाली हो चुकी थी शिक्षा की ताकत। यही वो समय था जब भारत की ज़मीन पर ज्ञान के ऐसे केंद्र उभरे जहाँ दूर दूर देशों से विद्यार्थी सीखने आया करते थे। और यहीं से इतिहास का पन्ना खुलता है। प्राचीन काल में शिक्षा और विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये केवल नाम नहीं थे, ये थे विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। यहाँ शिक्षा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, यहाँ दर्शन था, गणित था, चिकित्सा थी, खगोलशास्त्र था, और सबसे बढ़कर विचार करने की स्वतंत्रता थी। गुरु केवल पढ़ाते नहीं थे, वे सोचने की दिशा देते थे, और शिष्य केवल सीखते नहीं थे, विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले बनते थे। चीन, कोरिया, जापान और मध्य एशिया से आए छात्र भारत को विश्व गुरु कहने लगे। और यही है हमारी अगली ऐतिहासिक यात्रा, प्राचीन काल में शिक्षा और विश्वविद्यालय, जहाँ भारत की असली शक्ति सेना या संपत्ति नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि थी। और जब शिक्षा के महान केंद्रों ने भारत को विश्व गुरु बना दिया,
तब उन विश्वविद्यालयों में सिर्फ दर्शन और धर्म नहीं बल्कि प्रयोग, गणना और आविष्कार भी हो रहे थे। ज्ञान अब केवल शब्द नहीं रहा, वह विज्ञान बन चुका था। और इसी बिंदु पर इतिहास का अगला अध्याय खुलता है, प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक। यही वह युग था जहां आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन की बात कही, जहां शून्य दशमलव ने गणित को नई पहचान दी। यही वह भूमि थी जहां सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को विज्ञान बनाया और चरक ने आयुर्वेद को जीवन पद्धति, धातु विज्ञान में लौह स्तंभ जैसी रचनाएं बनी जो आज भी जंग से अछूती हैं। खगोल शास्त्र में ग्रहों की चाल समझी गई, समय और कैलेंडर की गणना हुई। ये तकनीक प्रकृति को जीतने के लिए नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन में थी। और यही है हमारी अगली ऐतिहासिक यात्रा, प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक, जहाँ बुद्धि ने हथियार नहीं बल्कि मानवता के औजार गढ़े। और जब प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक अपने उत्कर्ष पर थे, जब गणित आकाश को माप रहा था, जब चिकित्सा जीवन को बचा रही थी, जब धातु विज्ञान समय को चुनौती दे रहा था, तब एक सवाल उठता है, यह सब संभव कैसे हुआ? इसका उत्तर छिपा है भारत की संस्कृति और समाज में। क्योंकि किसी भी सभ्यता की असली ताकत उसकी तलवार या तकनीक में नहीं बल्कि उसके मूल्यों, परंपराओं और सामाजिक संरचना में होती है। और यहीं से खुलता है हमारी यात्रा का अंतिम अध्याय, संस्कृति और समाज। प्राचीन भारतीय समाज सिर्फ नियमों का ढांचा नहीं था, वह एक जीवित व्यवस्था थी। परिवार उसकी पहली पाठशाला था, संस्कार जीवन की दिशा थे और धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि कर्तव्य और नैतिकता का मार्ग था। 4 आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन को संतुलित ढंग से जीने की कला सिखाती थी। त्यौहार केवल उत्सव नहीं थे, वे समाज को जोड़ने का माध्यम थे। संगीत, नृत्य, साहित्य ये केवल कला नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति थे। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि शिक्षा, कला और सामाजिक संवाद के केंद्र थे। ये समाज विविध था, भाषाएं अलग पर भावना एक, विचार अलग पर उद्देश्य एक, सामूहिक प्रणाली, सामूहिक प्रगति। यही कारण है कि इतने आक्रमणों, उतार चढ़ावों और समय की आंधियों के बाद भी भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है, क्योंकि इसकी जड़ें ज्ञान में थीं, शिक्षा में थीं, विज्ञान में थीं और सबसे बढ़कर मानवता में थीं। और इसी के साथ हमारी ऐतिहासिक यात्रा पूर्ण होती है। वैदिक ज्ञान से लेकर महाजनपदों की राजनीति तक, मौर्य रणनीति से गुप्त स्वर्ण युग तक, विश्वविद्यालयों से विज्ञान और तकनीक तक, और अंततः संस्कृति और समाज जो इन सब का आधार बने। इतिहास केवल बीता हुआ कल नहीं होता, वह वर्तमान की नींव और भविष्य की दिशा होता है। और प्राचीन भारत हमें सिखाता है, सभ्यता की असली पहचान उसकी शक्ति से नहीं उसकी संस्कृति से होती है। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास केवल किताबों का विषय नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारा गर्व है। जब हम अपने अतीत को समझते हैं तभी हम अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं और बताएं कि अगला एपिसोड किस विषय पर हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।